फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, 498A के केस में जब पुलिस चार्जशीट फाइल करती है, कुछ ना कुछ गलतियां कर देती है। बहुत सारी गलतियां ऐसी होती है जो अगर आप पकड़ लेंगे तो आपका या तो डिस्चार्ज हो जाएगा या एक्विटल हो जाएगा। मैं अपने 12 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको ये गलतियां आज बता रहा हूं, जिससे हमें जो है रियल केस स्टडीज़ हैं इसमें, जिसमें हमें फ़ायदा भी हुआ है और बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट हुआ है। तो मैंने सोचा मैं आपसे ये गलतियां डिस्कस करूं। इससे पहले कि मैं ये गलतियां डिस्कस करूं, मेरे को आप एक चीज़ बताइए। वैसे ही मैं डिस्कस कर रहा हूं कि जो 498A के केसेस होते हैं जनरली पैसे के लिए फ़ाइल किए जाते हैं, हाँ या ना? आप अपना व्यू, आपका क्या व्यू है कि क्यों वाइफ साइड ने 498A का केस फाइल किया? आपने तो कोई हैरेसमेंट की नहीं, फिर भी उसने जो है 498A का क्यों केस फाइल किया? ताकि आपके ऊपर क्रिमिनल प्रेशर बने और केसेस जल्दी से जल्दी सेटल हो। पर तो कोई घटना घटी नहीं है, आप इनोसेंट हैं, आपने कुछ नहीं किया, तो ऑब्वियसली पुलिस जो है चार्जशीट जब फाइल करती है ऐसे केसेस में, क्योंकि पुलिस को तो चार्जशीट फाइल करनी है एज अ मैटर ऑफ प्रोसीजर, वो कभी फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, वो कभी ये देखेगी नहीं कि आपके पास भी एविडेंस है, पर फिर भी चार्जशीट फाइल कर देगी। बहुत कम केसेस में आपका एविडेंस जो है चार्जशीट के साथ लगा होता है और बहुत कम केसेस में जो है डिस्चार्ज पहले ही हो जाता है आपके सम्मन होने से पहले। तो पुलिस जो है बहुत कम केसेस में फॉल्स रिपोर्ट या एफआईआर फाइल करती है, बहुत कम केसेस हैं। तो आपका क्या मानना है कि 498A का केस आपके ऊपर क्यों हुआ है? पहले आप एक कमेंट करिए, फिर मैं आगे वीडियो के लिए प्रोसीड करता हूँ। देखिए, जब भी चार्जशीट फाइल होती है तो बहुत सारी गलतियां जो है चार्जशीट के अंदर होती है। कुछ का फ़ायदा आपको डिस्चार्ज में भी मिल जाता है और कुछ का फ़ायदा आपको ट्रायल में मिलेगा। जब चार्जशीट फाइल होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, तो एक जो है चार्जशीट में जो है फ्रंट पेज होता है, फ्रंट पेज में वही कॉपी पेस्ट होता है जो कंप्लेंट में होता है और पुलिस ने क्या कार्रवाई की उस कंप्लेंट को लेके। जनरली ये होता है कि कंप्लेंट का जो कंटेंट है वो कॉपी पेस्ट होता है चार्जशीट का जो फ्रंट पेज होता है। उसके बाद जो है पुलिस ये कहती है कि जी हम तो गए वाइफ के घर और वहाँ पे जितने भी रिलेटिव्स थे, माँ बाप भाई बहन, उनकी स्टेटमेंट हमने रिकॉर्ड कर ली, 161 के बयान हम कहते हैं। तो यहाँ पे जो है पुलिस ऐसी इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल कर देती है। यानी पुलिस जो है जो चार्जशीट का फ्रंट पोर्शन होता है और बयान जो है लगा के केस को कोर्ट के तरफ प्रेजेंट कर देती है। अब मैं आपको जो है गलतियाँ बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या गलतियाँ होती है जब ये चार्जशीट प्रेजेंट की जाती है और उसका आपको कैसे कैसे फ़ायदा मिलेगा। तो मैं अभी शुरू कर रहा हूँ कि क्या क्या गलतियाँ आपकी चार्जशीट में होती हैं। सबसे पहली गलती ये होती है कि जब चार्जशीट फाइल होती है और जो कंप्लेंट का कंटेंट होता है या एलिगेशंस होते हैं, हर एक रिलेटिव के लिए स्पेसिफिक नहीं होते। वाइफ साइड जो है जनरल एलिगेशन डाल देती है कि मेरे माँ जो सास ससुर हैं उन्होंने मेरे को हैरेस किया, उन्होंने मेरे को परेशान किया, उन्होंने मेरे को तंग किया। बस ये एक जनरल एलिगेशन लगा के चार्जशीट फाइल कर दी जाती है। अगर आपकी भी चार्जशीट में ऐसे जनरल एलिगेशंस हैं जो कि वेग हैं, विदाउट डेट टाइम प्लेस स्पेसिफिक इंसिडेंसेस नहीं हैं, कमेंट कीजिए और मैं आपको बताता हूँ इसका क्या सोल्यूशन है, इसको कहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेगा। इसका फ़ायदा आपको सीधे सीधे क्वॉशिंग में मिलेगा या फिर डिस्चार्ज में मिलेगा। अभी लास्ट वीक ही मैं डिस्चार्ज पे जो है ये चीज़ मैं आर्ग्यू कर रहा था कि मैंने वहाँ पे यही आर्ग्यू किया कि अगर जो है एलिगेशंस मैं बता देता हूँ। एलिगेशंस ये थे कि अगर मदर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ ने कॉल किया था वाइफ को, तो उसकी डेट क्यों नहीं लिखी गई, कब कॉल किया, कितने बजे कॉल किया, और साथ ही साथ पुलिस ने इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया, सीडीआर क्यों नहीं लगाई, ये मटेरियल मिसिंग था चार्जशीट में। तो ये बहुत बड़ी गलती कर दी थी पुलिस ने जब चार्जशीट फाइल की कि पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। कॉल पे हैरेसमेंट के एलिगेशन से, बट कॉल की सीडीआर तक लगी नहीं हुई थी चार्जशीट के टाइम पे। तो ये चीज़ मेरे को एक पॉइंट मिल गया कि इस पॉइंट पे आर्ग्यू करके, और हमें इस केस में कंप्लीट डिस्चार्ज मिला है। इसकी केस स्टडी अवेलेबल है, अगर आपको देखनी है ये केस स्टडी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है डिस्चार्ज के ऊपर, तो वो आप चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है वेग एलिगेशंस होते हैं, मदर फादर
ब्रदर के अगेंस्ट। ये चीज़ आप क्वॉशिंग में भी कर सकते हैं, डिस्चार्ज पे भी कर सकते हैं आर्ग्यू, तो आपको सीधा सीधा बेनिफिट होगा। ये गलती करती है वाइफ जब भी कंप्लेंट फाइल होती है, तो ये बहुत बड़ी गलती होती है और ये मैंने बहुत सारे केसेस में देखी है। तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा आपको होगा, केसेस आपके जल्दी से जल्दी ख़त्म होंगे। अब दूसरी गलती वाइफ साइड क्या करती है और वाइफ के रिलेटिव्स क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी 161 की स्टेटमेंट देते हैं। कभी कहते हैं 5 लाख रुपए दहेज मांगा, 161 में 10 लाख रुपए दहेज मांगा, 15 लाख रुपए दहेज मांगा। बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंड है। जो इंसिडेंट जो है चार्जशीट में लिखा हुआ है और 161 की स्टेटमेंट है, दोनों में अलग अलग जो है इंसिडेंसेस लिखे हुए हैं। क्या आपके केस में ऐसा है? कमेंट कीजिए अगर ऐसा है कि 161 की स्टेटमेंट अलग है और चार्जशीट में जो एलिगेशंस है वो अलग अलग दिए हुए हैं। क्या आपके केस में है ऐसा? अगर आपके केस में ऐसा है तो आपको सीधा सीधा बेनिफिट ये मिलेगा आपको ट्रायल में। जब आप कन्फ्रंट कराएंगे वाइफ को 161 की स्टेटमेंट में, तो वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव हो जाएगा। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब ये हुआ कि आपका जो है एक्विटल निश्चित है। तीसरी गलती पुलिस क्या करती है कि गलती ये है कि वो फेयर इन्वेस्टिगेशन करती है, जिसमें आपकी तरफ से बहुत सारी कंप्लेंट्स जो हैं ऑन रिकॉर्ड आ जाती हैं। आपका जो मटेरियल है वो ऑन रिकॉर्ड आ जाता है। जैसे कि अगर मैं एक केस जैसे आर्ग्यू कर रहा था, उसमें ये था कि फादर इन लॉ पे मोलेस्टेशन के एलिगेशंस लगा दिए गए थे। तो फादर इन लॉ का जो CDR है, वो कॉल डेटा रिकॉर्ड्स कहते हैं हम, वो पुलिस ने जब्त कर लिया था। तो पुलिस की रिपोर्ट में ये कहा था कि ये जो है वहाँ पे नहीं थे जिस दिन का इंसिडेंट ये बता रही है वाइफ। तो ये एक रिपोर्ट में लिखा हुआ था, ऑलरेडी लिखा हुआ था, बट फिर भी पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी फादर इन लॉ में। तो इसका फ़ायदा आपको सीधा सीधा जो है डिस्चार्ज पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी मटेरियल जो है लगा हुआ है चार्जशीट में। अगर एक केस जो मैं लास्ट वीक आर्ग्यू कर रहा था, उसमें ये हुआ था कि हस्बैंड ने बहुत सारी कंप्लेंट की थी कि मेरी शादी फोर्सफुली हुई है। ये चीज़ पुलिस ने लगाई हुई थी चार्जशीट में। तो ये गलती नहीं कहूँगा, ये एक तरीके से फेयर इन्वेस्टिगेशन अगर पुलिस करे तो उसका फ़ायदा आपको बिल्कुल मिलेगा। डिस्चार्ज पे आप आर्ग्यू करेंगे, जो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड बिल्कुल इनकंसिस्टेंट है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, उसका फ़ायदा आपको डिस्चार्ज पे भी मिलेगा, क्वॉशिंग पे भी मिलेगा। तो हमेशा देखिए कि चार्जशीट के साथ मटेरियल क्या लगा हुआ है। अगर वो आपके फेवर में है, आप जज साहब को दिखाइए कि ये मटेरियल का तो प्रूफ भी नहीं चाहिए, ये तो सीधा आप देख सकते हैं कि ये मटेरियल लगा हुआ है। मैं उस टाइम पे इधर था ही नहीं, मैं उस टाइम पे यहाँ था ही नहीं। तो ये सब जो है आप अपना स्टैंड उसी वक्त ले सकते हैं और उसी वक्त आप डिस्चार्ज प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ। एक गलती ये भी होती है, चार्जशीट जब भी फाइल होती है तो इसका फ़ायदा आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। एक और गलती पुलिस करती है, वो ये करती है कि मेडिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, ना स्त्रीधन की लिस्ट होती है प्रॉपर फॉर्मेट में। तो ये सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है जो इम्पॉर्टेंट है। क्या आपको पता है कि स्त्रीधन की लिस्ट डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत जो है पुलिस को लगानी चाहिए? उस पर जजमेंट्स भी हैं काफ़ी। उसका फ़ायदा आपको ट्रायल कोर्ट में मिलेगा। अगर आप स्त्रीधन वाला केस लड़ रहे हैं तो आपको उसमें जो है डिस्चार्ज भी मिल सकता है। इवन आपको ट्रायल में भी फ़ायदा होगा जब आप ये चीज़ आर्ग्यू करेंगे कि जो पुलिस ने स्त्रीधन की लिस्ट लगाई है वो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत नहीं है, तो वो कानूनी तौर पे जो है एडमिसिबल नहीं है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, जब पुलिस चार्जशीट फाइल करती है कभी भी जो है वो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत फॉर्मेट में लिस्ट नहीं फाइल करती स्त्रीधन आर्टिकल्स की। तो उसका भी आपको फ़ायदा मिल सकता है जब आप ट्रायल फेस कर रहे हैं या क्वॉशिंग के लिए जा रहे हैं। तो ये सारी मैंने गलतियां आपको बता दी हैं, चार्जशीट के अंदर क्या क्या गलतियां होती है, कैसे आप जो है इनसे बाहर निकलें। अगर आपको डिटेल में आर्टिकल पढ़ना है, मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है डिस्चार्ज के ऊपर, बहुत अच्छी केस स्टडी है, तो ये आप ज़रूर देख सकते हैं। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।